हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मज़े में होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आए हैं, सेल मतलब कोशिका। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप लोग जानते हैं कि ये जो इससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और इसमें खास बात होता क्या है कि आपकी किताब में तो मिल ही जाएंगे, है ना। बायोलॉजी का कोई भी किताब उठाइएगा चैप्टर, उसमें जो है सेल कोशिका जो चैप्टर मिल ही जाता है। लेकिन उसमें समस्या क्या आती है कि आपकी किताब में जो है थोड़ा जटिल भाषाओं में इसे समझाया जाता है ना। इसे पढ़ने से आपको जो काफ़ी दिक्कत उत्पन्न होती है कि क्या क्या ये लिखा गया है, समझ में नहीं आता। तो मैं आज यही कोशिश करूँगा कि ये जो आपको समझ में ज़रूर आए। ठीक है, किताब में तो आपने पढ़ा ही है लेकिन समझ में ज़रूर आए, मैं ये पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल मतलब कि कोशिका, है ना। सेल मतलब कि कोशिका। देखिए पहले हम लोग इसे समझते हैं कि हम लोग का जो शरीर, जो हम लोग के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हम लोग का शरीर जिससे मिल मिल के बना है, जुड़ जुड़ के बना है, तो वो सेल कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल मतलब कि कोशिकाएँ होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो फिर उससे बन जाता है उत्तक। ठीक है, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं, कोशिकाएं मिलती है तो उससे बन जाता है उत्तक। बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो बनता है अंग। क्या बनता है? हमारे शरीर का अंग, जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, है ना, हाथ, पैर इत्यादि अंग बनते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, मतलब कि जब अंगों का समूह हो जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर कहलाता है। तो सबसे पहले बनता है हमारा सेल मतलब कि कोशिका। कोशिकाओं के समूह से बन जाता है उत्तक, और उत्तकों के समूह से बन जाता है अंग, और अंगों के समूह का क्या कहलाता है? हमारा शरीर है। हमारा शरीर क्या है? अंगों का समूह ही तो है। अलग अलग जो हमारे अंग है उसे जोड़ दिया गया है तो ये शरीर बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है? सेल, कोशिका। कोशिकाओं के समूह से बनता है उत्तक, उत्तकों के समूह से बन जाता है अंग, और अंग से बन जाता है शरीर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ गए कि हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? सेल मतलब कि कोशिका कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, इसे हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका जो अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? इसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका की सबसे पहले खोज तो जरूर किसी ने किया होगा, तब तो इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये जो है मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप क्या कहिएगा? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। क्या कहिएगा? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की सर्वप्रथम किसने खोज की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, चलिए इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी कोशिका पूछा जाती है होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? सबसे छोटी। हम लोग जान रहे हैं कि हमारा शरीर जो बना है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, लेकिन उस छोटी में भी अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, है ना। क्या कहता है इसे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, इसे याद रखना है। अगर सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन मतलब कि तंत्रिका, है ना। तंत्रिका तंत्र जो होती है सबसे लंबी कोशिका। देखिए लंबी और बड़ी में क्या अंतर होता है? ये जो होता है ये हुआ सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका। और अगर लंबी पूछा जाए तो ये हुआ सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो बड़ी और लंबी में ये अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है गोल, इसे हम लोग कह सकते हैं। और सबसे लंबी कोशिका माना जाता है ये होता है न्यूरॉन मतलब कि तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका तंत्र जो होता है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, ये तो हो गए संपूर्ण में, मतलब कि पादप और जीव जंतु मिला के ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु, है ना। स्त्रियों का जो अंडाणु ओवम होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव शरीर का ही बात है, ठीक है, अगर मानव शरीर में पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका क्या होती है तो
स्पर्म जो होता है, मानव का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका क्या है, सिर्फ सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर में आ जाएगा तो स्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव शरीर में जब बोला जाएगा तो स्पर्म हो जाएगा सबसे छोटी, और मानव शरीर में जब सबसे बड़ा बोला जाएगा तो ये हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा, अंडाणु मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती। ठीक है, अब बात उठता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखिए कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया है। किसने, स्लाइडेन और स्वान, दो अलग अलग वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया है। स्लाइडेन ने जो है ये पादप कोशिकाओं में दिया था। किसने, स्लाइडेन ने सिद्धांत जो है पादप कोशिकाओं में दिया था, जबकि स्वान ने यह सिद्धांत जो है जंतु कोशिकाओं में दिया था। किसमें दिया था, जंतु कोशिकाओं में दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। स्लाइडेन ने यह सिद्धांत पादप कोशिकाओं में दिया है, जबकि स्वान ने यह सिद्धांत जो है जंतु कोशिकाओं में दिया है। ठीक है, लोग समझते हैं कि मानव शरीर में जो कोशिकाएं जो है तो किसमें जो किस कोशिका में सबसे अधिक विभाजन होता है और किस कोशिका में जो है सबसे कम विभाजन होता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसे हम लोग समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, कोशिका विभाजन का तात्पर्य क्या है, यदि कोशिकाएं कोई खराब हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो वहाँ जल्दी से दूसरा कोशिकाएं उत्पन्न होती है और उस खराब को हटा करके नया कोशिका जो उसे रिप्लेस कर देती है, उसे हटाती है और नया कोशिका वहाँ पे आ जाती है, जिससे कि कोई घाव जो हमारा भरता है इसी के कारण भरता है ना। कोई अगर घाव यहाँ पे मान लीजिए हो गया तो वहाँ पे जो है सेल खराब हो जाता है, कोशिका खराब हो जाती है। अब जो उसी के जगह पे नया कोशिका उत्पन्न होती है, पुराना खत्म हो जाता है, उसके जगह नया आ जाता है, तो धीरे धीरे हमारा घाव जो है ख़त्म हो जाता है और हम जो पुनः ठीक हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है, वो सेल मतलब कि कोशिका के ही कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, किस अंग में सबसे अधिक होता है, तो ये लीवर में होता है ना। हमारा जो यहाँ पे लीवर होता है, लीवर में सबसे अधिक होता है। लीवर को जो कई नामों से जाना जाता है, लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं ना, लीवर को ही यकृत कहते हैं, इसे हम लोग जिगर कहते हैं, इसे हम लोग कलेजा कहते हैं। कलेजी जो आप लोग खाते हैं तो ये इसी के अंतर यही है। ठीक है, तो इसके नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना है जीवर को ही, लीवर को ही हम लोग यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं ना, किसे कहते हैं, ये सब लीवर का ही सारा ये सब नाम है। ठीक है, तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में, यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, इसी कारण जब व्यक्ति जो कोई शराब पीता है तो बहुत दिनों तक उसे जो है बर्दाश्त कर लेता है, आपका लीवर बहुत दिनों तक उसे बर्दाश्त करता है। लेकिन जब बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा शराब पीने लगता है कि लीवर जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो है शराब पीने से लीवर फेल हो गया, तो लीवर फेल होना यही होता है, मतलब उसके बाद जो है लीवर आपका उस शराब को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसमें जो कोशिका विभाजन जो है तेज़ी से नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति की जो है लीवर फेल हो जाता है, मतलब कि लीवर काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। तो यही बात होता है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसका क्या खराब होगा, लीवर, यकृत, कलेजा ही जो है खराब हो जाता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर जहर मतलब कि विष पीता है तो भी उसका ही जो है लीवर ही जो है खराब होता है, और उस पोस्टमार्टम में जो है लीवर का ही चेक किया जाता है कि आखिर उसने कौन सा जहर लिया है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग समझ गए। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, हमारे लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा, सारा एक ही नाम है, यहाँ पे जो है कोशिका विभाजन सबसे तेज़ी से होता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, मतलब कि कहाँ पे अगर चोट लग जाए या घाव हो जाए तो व्यक्ति वहाँ पे उसे ठीक नहीं कर सकता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा सर है ना, हमारे सर जो न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिकाएँ होती है, यहाँ पे जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में कहीं भी चोट लग जाए लेकिन हमारे सर में जो है चोट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सर में हमारे घाव हो जाता है तो वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है और वो घाव जो है ठीक नहीं होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब गाड़ी चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए। ठीक है, बाल उड़ाते हुए नहीं चलना है, गाड़ी चलाना है। ठीक है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। उससे होता क्या है कि अगर आपको सर में बच जाएगा, आपका सर बच जाएगा तो शरीर में कहीं भी अगर घाव होता है, चोट लगता है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक नहीं किया जा सकता है तो उसे काट के हटाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गया, ये ठीक नहीं हो रहा तो इसे यहाँ से काट के हटाया जा सकता है। आप जिंदा तो रह लीजिएगा, लेकिन अगर आपके सर में चोट लग जाता है तो आप जो है आपका मृत्यु तय है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो घाव आपका ठीक नहीं होगा, और वो घाव ठीक नहीं होगा मतलब कि आपकी मृत्यु तय है। ठीक है, तो इसीलिए
जब भी गाड़ी चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, चोट लगता है अगर तो सर को ज़रूर बचाएं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके एग्जाम में कितनी बार देखने को मिला है, ठीक है। कोशिका, अब तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है तो लीवर को ही खाया जाता है, यकृत उसी को खाया जाता है, कलेजा उसी को खाया जाता है, जिगर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है तो मस्तिष्क में, न्यूरॉन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे समझ लेते हैं थोड़ा अपने देसी भाषा में, आपको समझने में आसानी होगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी सबसे पहले क्या होता है, सेल। जब सेल मतलब कोशिकाएं बहुत सारी मिलती हैं तो क्या बन जाता है, उत्तक। जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अंग। जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, शरीर। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए जब कोई घर बनता है तो उसमें जो सबसे पहले लगता है वो क्या लगता है, ईंट लगता है। क्या लगता है, सबसे पहले ईंट लगता है, ठीक है। जब बहुत सारे ईंट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक दीवार बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे ईंट बनते हैं, लगते हैं तो फिर दीवार बन जाता है। जब कई दीवार खड़े हो जाते हैं तो घर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक रूम, मतलब कि एक कमरा बन जाता है। जब बहुत सारे कमरे बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, आपका मकान, बिल्डिंग बन जाता है ना। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। सबसे पहले सेल हो गया, समझ लीजिए कि ईंट हो गया। उत्तक हो गया तो समझ लीजिए आपका एक दीवार हो गया। जब अंग हो गया तो समझ लीजिए कि ये एक कमरा हो गया चारों तरफ से। जब शरीर हो गया तो समझ लीजिए कि ये पूरा मकान, मतलब कि पूरा शरीर हमारा बन गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि इसे जो है एक फिगर में अच्छे से समझेंगे कि कोशिका सेल के अंदर आखिर होता क्या है पार्ट में, उसके बाद उसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसे हम लोग देखें। इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि सेल मतलब कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है ना, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, इन सब बातों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग कोशिका की संरचना को देखेंगे कि ये जो है बड़ा सा कोशिका है और कोशिका के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है इसके जो अलग अलग अंग हैं, इसके अलग अलग जो इसके पार्ट है, इसकी क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसे हम लोग क्रमशः समझेंगे। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कि इसके क्या कार्य होते हैं ना, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसे पावर हाउस कहा जाता है, इन सब बातों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग आज जो कोशिका को सबसे पहले इसे जो है एक पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। देखिए ये जो बड़ा सा देख रहे हैं ये है कोशिका। हम लोग जानते हैं कोशिकाएं तो बहुत छोटी छोटी होती है ना। कोशिकाओं के जो है मिलने से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो कोशिका का हम लोग एक कोशिका लेते हैं और इसे बड़ा किया है और यही कोशिका है, ठीक है। देखिए ये कोशिका क्या है, कोशिका समझ लिए कि इसे आसान भाषा में समझे तो कोशिका एक कुछ नहीं है, बस एक थैला है। क्या है, कोशिका एक थैला है, ये बड़ा सा एक थैला है और इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है यही एक कोशिका है, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए कि कोशिका है, मतलब कि एक थैला है और इस थैला जो है इसे झिल्ली कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, इस थैला को नाम दिया गया है कोशिका झिल्ली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इस कोशिका के थैला को, जो ऊपर में है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। और जब इसमें जब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक थैला है जिसमें कम सामान रखे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन जब उसमें सामानों की संख्या अधिक हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि उस थैला को डबल करवा लेते हैं ना, एक थैला के अंदर दूसरा थैला भी डलवा देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ये जो होता है ये मोटा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है ये रेड कलर से देख रहे हैं, ये जो होता है थैला जो है डबल हो जाता है और ये मोटा हो जाता है। जब ये मोटा हो जाता है तो इसे कोशिका झिल्ली ना करके इसे कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल कहते हैं। ये होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जब एक डबल कवर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल कहते हैं। और सेल वाल जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। क्या कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हालांकि इसे हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जब कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे तो उसमें जो सारी बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। जब एक पतली परत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, जब वो मोटी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो बड़ा वाला गोला देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग केंद्रक। और उसके अंदर जब एक और ये जो गोला है इसे कहते हैं हम लोग केंद्रिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका। देखिए जो ये बड़ा सा है इसे कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल। उसके अंदर जो है गोल वाला इसे कहते हैं हम लोग केंद्रक और उसके अंदर जो गोल वाला इसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका, ठीक है। अब देखिए जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, राइसोसोम है, लाइसोसोम है, हरित लवक है, सेंट्रोसोम है। तो ऐसे समझिए कि एक थैला है उसमें बहुत सारे सामान हैं, वो सामान आपस में टकराए नहीं, टूटे नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें जो है द्रव मतलब कि लिक्विड भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है,
इन सब में ऐसे लिक्विड भर दिया जाता है ताकि ये आपस में टकराए नहीं और टूटे फूटे नहीं, ठीक है। तो इस द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। आसान है, देखिए कोशिका द्रव इंग्लिश में कहा जाता है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत जो द्रव भरा हुआ इसे कहा जाता है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कार्य क्या है आगे हम लोग समझेंगे, आज हम लोग समझते हैं बस इसमें क्या क्या होती है। इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्जी काय नाम दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये है राइबोसोम। क्या है? ये है राइबोसोम। और राइबोसोम के ऊपर जो ये रेड रेड छोटा छोटा बिंदा देख रहे हैं इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव जालिका, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या कहते हैं? राइबोसोम के ऊपर जो चिपका रहता है उसे हम लोग कहते हैं अंतःद्रव जालिका, ठीक है। चलिए, और ये गोल वाला जो देख रहे हैं ये बहुत सारा गोल गोल, इसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? इसे हम लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये जो बिंदा बिंदा देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग हरित लवक। हरित लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक वही होता है जिससे जो पेड़ पौधों का रंग निर्धारण होता है, उसमें फूल लाल पीले हरे इसी के कारण होते हैं। रंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? हरित लवक ही करता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये छोटा सा और स्टार बना हुआ, इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? इसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसे इस मैप में हम लोगों ने, इस चित्र में हम लोगों ने समझा कि सेल मतलब कि कोशिका क्या है, ठीक है, कितना है। और इसमें जो है कोशिका झिल्ली क्या होता है, ऊपर वाला परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके ऊपर अगर ये हार्ड हो जाता है तो उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग ये समझ लगते हैं, कोशिका मतलब कि पादपों मतलब पेड़ पौधों के जो छिलके होते हैं, मोटे परत जो ऊपर होते हैं, उसे हम लोग जो है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर केंद्रिका होती है। इसके बाद इसमें जो बहुत सारे पार्ट है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस मैप में देख लिया है। अब हम लोग क्रमशः इसे पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इन सब चीज़ों और इसके कार्य क्या है, इसे अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि कोशिका जो है क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने उसे एक चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा था कि उस कोशिका के अंदर जो है क्या क्या रहते हैं ना, उसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, तारका, ये सब चीज़ें जो हैं एक सेल के अंतर्गत रहती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं सेल के अंदर और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना वो होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में से कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में से कहा जाता है सेल वॉल नाम से जाना जाता है। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है? ये एक थैला है, ठीक है। ये जो होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जिसके हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसी के ऊपर जब एक कठोर परत रख दिया जाता है ना, इसी के ऊपर जब एक कठोर परत हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कोशिका झिल्ली के ऊपर जब एक कठोर परत हो जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो यह केवल जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आप लोग जो है पेड़ पौधों के देखते हैं ना, ऊपर जो छाल रहता है ना, छिलका जो रहता है वही होता है ये सेल वॉल, है ना। और छिलका जो होता है केवल पादपों में होता है, जंतु में हम लोगों में तो होता नहीं है ना, तो ये केवल पादपों में होता है, ठीक है। और यह जो है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप में जो है हम लोग कपास जैसे कपड़ा बनता है ना, तो कपास से बनता है, तो कपड़ा किस चीज़ का बना होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेलुलोज का बना हुआ, ठीक है। कागज़ अगर पूछा जाए, कागज़ भी जो है पादपों से बनता है। पूछा जाए कागज़ किसका बना रहता है, तो कागज़ सेलुलोज का बना होता है ना। हमारा नोट किससे बना था वो भी कहा जाए तो सेलुलोज का ही बना होता है, ठीक है। तो ये जो है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये जो है आकृति और आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आकृति। आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों का जो ऊपरी छिलका जो रहता है उसको जो है कस के उसको जो है पकड़े रहता है, उससे एक निश्चित आकार प्रदान करता है ना, और उसे एक आकृति देता है। तो ये जो है पादपों को एक आकृति और आकार प्रदान करता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो होती है पादपों की सेलुलोज की बनी होती है ना, किसकी? पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेप्टिडोगल्केन। क्या होता है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोगल्केन की बनी होती है, ठीक है। और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवकों की काइटिन की बनी होती है, और पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, और जीवाणु की पेप्टिडोग्लैकेन की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोगों को इतना ही समझना। अब हम लोग आते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली मैंने अभी समझाया था कि ये जो अंदर वाला पार्ट एक परत होता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, और जो उसके ऊपर दूसरा परत हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल, और इसे कहते हैं हम लोग सेल कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, और ये जो है पादप और जंतु दोनों में होता है। ठीक है, किसमें? पादपों में तो होता ही है, क्योंकि पादप में पहले वो होता है, उसके ऊपर कोशिका भित्ति आ जाती है, लेकिन जंतुओं में जो होता है केवल यही होता है ना। तो जंतु और पादप दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है अर्धपारिगम होता है। अर्धपारिगम मतलब कि इससे जो है एक पतली झिल्ली होती है, आधा इससे आया जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे अर्धपारिगम झिल्ली कहा जाता है। और इसका कार्य देखिए क्या होता है, ये जो है अंदर और बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। मैंने बोला कि ये अर्धपारिगम होता है। ठीक है, आधा पारिगम होता है। इसी कारण ये जो है अपने अंदर आना और जो अंदर से बाहर जाता है उससे जो है निर्धारण करने का मुख्य कार्य करता है। कौन? कोशिका झिल्ली का ये कार्य होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके बाहरी आवरण। ठीक है, ये हो गया कोशिका झिल्ली, और उसके ऊपर एक आवरण हो गया मोटा सा, तो इसे कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये हो गया जो सेल को कवर करके रखता है ना, सेल को, कोशिका को जो कवर करके रखता है, यही दोनों कवर करके रखता है। अब हम उसके अंदर की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़े तो आता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसे आकार का होता है, इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में इसे कहते हैं सूत्रकनिका। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में कहते हैं इसे सूत्रकनिका। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग कार्य को समझते हैं। इसका मुख्य कार्य जानना आवश्यक है, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया है। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन उसने जो है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम जो है बेंडा नामक एक वैज्ञानिक ने दिया है। किसने? बेंडा नामक एक वैज्ञानिक ने जो है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमने सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने की है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया है? तो ये जो है बेंडा ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, अब हम इसके कार्य को समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो मुख्यतः श्वसन का कार्य करती है, और इसी श्वसन से जो है यहीं पे जो है क्रेब्स चक्र होता है, और इसी क्रेब्स चक्र से जो है एटीपी होता है, और एटीपी से ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए इसे जो है हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस बात को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है कोशिका का श्वसन स्थल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का श्वसन स्थान किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है श्वसन जो है आपका क्रेब्स चक्र के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की थी, इसी कारण इसे जो क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इस क्रेब्स चक्र के कारण जो है 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया था, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है, जिसके कारण क्रेब्स चक्र में ये संपन्न होता है, और इस 38 एटीपी ऊर्जा होता है, जिससे कि एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, और इसी ग्लूकोज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत होता है। ठीक है, तो इसी ग्लूकोज के कारण हमें जो ऊर्जा निकलती है, और यहाँ से ऊर्जा निकलती है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है ना। आप लोग देखते हैं बिजली घर, पावर हाउस जो होता है, वहाँ से बिजली सप्लाई किया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है, इसीलिए इसे जो है पावर हाउस कह दिया जाता है। ठीक है, इसे जो है कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से जो है ऊर्जा निकलती है और सारे कार्य संपन्न होते हैं ना। श्वसन का कार्य यहीं पे होता है, इससे जो है ग्लूकोज बनता है, क्रेब्स चक्र यहाँ पे संपन्न होता है, और हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सबसे पहले तो आपको हिंदी नाम भी याद रखना है, क्योंकि गुण सूत्रकनिका जब हिंदी में दे दिया जाता है ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसे याद रखना है। इसके बाद याद रखना है इसकी खोज करता है कौन है, इसे श्वसन स्थल कहा जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे पार्ट में, इसे कहा जाता है तारक है ना। ये है तारक। सबसे पहले इसे करना है कि तारक की खोज किसने की, तो तारक की खोज किसने की है? बोबेरी ने की है। तारक की खोज किसने की है? बोबेरी नामक एक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, और यह केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाता है?
जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये तारक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसका कार्य देखिए क्या होता है। इसी में जो है सेंट्रियोल पाया जाता है, किसमें, तारक काय में ही जो है सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है समसूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, तारक काय, लंबसर समसूत्री अर्धसूत्री हम लोग जानते हैं ना, तो समसूत्री विभाजन में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है कि समसूत्री विभाजन में ध्रुवों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तारक काय समसूत्री विभाजन में ध्रुवों का निर्माण करता है। चलिए हम लोग का तारक काय एक बार फिर से देख लेते हैं। तारक काय का सबसे पहले तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसके खोज किया किसने था ना, तारक काय का खोज किसने किया है, डी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने तारक काय की खोज किया है। इसकी एक खासियत क्या है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि हम लोगों में पाया जाता है, पादपों में, पौधों में यह नहीं पाया जाता है। और ये जो है सेंट्रियोल का निर्माण करता है। किसका, इसे याद रखना हम लोग कि सेंट्रियोल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो तारक काय में ही जो है सेंट्रियोल का निर्माण होता है। और यह समसूत्री विभाजन जब होता है ना, जंतुओं में समसूत्री विभाजन होता है, और यह समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो है ध्रुवों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ध्रुवों का निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे गोल्जी काय। देखिए ये है गोल्जी काय, और इसकी खोज जो है क्योमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या, हम लोग को पढ़ना है गोल्जी काय, और इसकी खोज जो है कैमियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसी के वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, क्या, गोल्जी काय। ठीक है, तो इसे याद करना आसान है। गोल्जी काय का खोज किसने किया, तो कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इसका कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका कार्य देखिए क्या है, यातायात प्रबंधन और परिवहन का कार्य। ठीक है, इसका कार्य क्या है, यातायात प्रबंधन और परिवहन का कार्य करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि किस चीज़ का यातायात या किस चीज़ का ये परिवहन का कार्य करता है। तो देखिए इसे ऐसे बात समझिए, हम लोग मैं जो अभी बोल रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ, तो मेरा शरीर का कौन सा अंग थकावट हो रहा है, किससे ऊर्जा जो है खपत हो रही, तो हमारे जीभ से खपत हो रही है, और लिखने में हाथ से जो ऊर्जा समाप्त हो रही है। लेकिन हमारे पैर की जो है ऊर्जा जो है जमा हो रही है, हमारे पेट की ऊर्जा जो है वो खर्च नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि उससे हम कोई कार्य नहीं कर रहे। और माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, वहाँ पे कोशिका जो है अपना जो ऊर्जा लगातार बनाती रहती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा लगातार बनाती रहती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जीभ और हाथ जो है ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, लेकिन पैर, पीठ इत्यादि में जो ऊर्जा बन रहा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करता है, ये गोल्जी काय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान लाता है। जैसे हमारे जीभ को, हाथ को ऊर्जा की ज़रूरत है, और पैर को अभी फ़िलहाल नहीं ज़रूरत है, तो पैर से ऊर्जा को हमारे जीभ और हाथ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार वह जो इधर की ऊर्जा को उधर ले जाता है, उधर की ऊर्जा को इधर, जहाँ ज़रूरत हो उसे मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसी कारण इसे जो है यातायात प्रबंधन या परिवहन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि गोल्जी काय क्या करता है, यातायात, इधर की ऊर्जा को उधर पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसका एक और कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति, सेल वाल हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो कि पादप कोशिकाओं में होता है, सेल वाल, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, गोल्जी काय, इसके निर्माण में, कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये जो है लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। किसका, लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी काय करता है। लाइसोसोम क्या होता है, इससे हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए इतनी ये हो गई गोल्जी काय। अब हम लोग देखते हैं रसधानी। क्या, रसधानी, ये भी सेल का ही एक अंदर का पार्ट है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वोक्कल्स, है ना, रसधानी या वोक्कल्स कहा जाता है। यह एक निर्जीव रचना होती है, इसे याद रखना है स्टार लगा के, कि रसधानी को जो है सेल की एक निर्जीव इकाई कहा जाता है, बाकी सभी को सजीव कहा जाता है। इसे एक निर्जीव रचना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य आपको याद रखना है कि जो जल के संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, जल संग्रहण का, आप समझते हैं कि जल संग्रहण आखिर होता क्या। देखिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आपके शरीर में कितना प्रतिशत जल है, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं कि 60 से 65% जल होता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि 100 kg के व्यक्ति में कितना जल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 60 से 65% जो है जल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पेट में जो है 65 kg जल भरा हुआ है। जो 60 kg का व्यक्ति है 65 kg का व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि 60 से 65% जो जल होता है उसका इस वोक्कल्स या रसधानी में होता है ना, कोशिका के वोक्कल्स या रसधानी में ही ये जो है 60 से 65% जल जो है संचित होता है। वो उसके पेट में नहीं होता है। जो हम लोग बोलते हैं कि 60 से 65% जल होता है, तो वो उसके पेट में नहीं होता है, बल्कि वो उसके रसधानी या वोक्कल्स में होता है। तो ये जल संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये समझ गए। हम लोग में ये कन्फ्यूजन होता है, अगर कोई बोलता है कि 60% जल है, तो हम लोग को लगता है उसके पेट में भरा हुआ है या फिर कहीं और है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है
रसधानी यानी कि वोकल्स में जमा होता है 65% या 60% जल। ठीक है, चलिए हम लोग रसधानी समझ गए। इसे दो बातें याद रखना कि निर्जीव संरचना होती है और जल संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अंतःप्रद्रव जलिका। क्या इंग्लिश में बोला जाता है इसे अंतःप्रद्रव जलिका, और हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्रव जलिका, और इंग्लिश में बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है ER। शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसे? ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःप्रद्रव जलिका या ER के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये देखिए, ये जो इसका कार्य क्या होता है, ये जो है आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो उसे जो है उसके आकार को जो अस्थायी बनाए रखता है वो अंतःप्रद्रव जलिका ही होता है। देखिए ये सेल है, ये इसको ऐसे खड़ा रखता है। ठीक है, आकार को उसके बनाए रखता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे आकार को मांस अगर सिर्फ रहे तो मांस क्या होता है, एक लोथड़ा होता है, वो इधर उधर डुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर वहाँ पे हमारा जो है कंकाल, हमारी हड्डियाँ जो है उसे जो है सीधा बनाए रखती है ना, हाथ इधर है पैर इधर है, जो सीधा सीधा बनाए वो कंकाल तंत्र के कारण ही है। उसी प्रकार ये जो है अंतःप्रद्रव जलिका जो एक कंकाल का कार्य करती है और सेल को जो है अपने अस्थायी रूप दिए रहती है। ठीक है, अब देखिए अंतःप्रद्रव जलिका जो है दो भागों में से बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, है ना। एक होता है स्मूथ मतलब स्मूथ, दूसरा होता है रफ मतलब कि खुरदुरा होता है ना, एक मुलायम और दूसरा खुरदुरा होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो प्लेन है पूरा ये है स्मूथ मतलब कि मुलायम पार्ट, और ये जिसमें इसे धब्बा धब्बा दिख रहा है ये है रफ पार्ट मतलब कि खुरदुरा पार्ट है। देखिए ये जो स्मूथ पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग स्मूथ ER मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इससे क्या बनता है? वसा बनता है। वसा, वसा हम लोग देखते हैं कैसा होता है, चिकना होता है ना, चिकना होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से वसा का निर्माण होता है। और ये जो रफ वाला पार्ट होता है इससे बनता है प्रोटीन, है ना। इससे प्रोटीन क्यों बनता है? क्योंकि ये जो रफ वाला है ER पे ये जो चिपका हुआ पार्ट है गोल गोल, इसे कहते हैं हम लोग राइबोसोम, और राइबोसोम ही जो है प्रोटीन बनाने का निर्माण करता है। उसे जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे जो प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो स्मूथ वाले पार्ट से क्या बनता है? वसा, और रफ वाले पार्ट से क्या बनता है? प्रोटीन। इसे हम लोग को याद रखना। ठीक है, चलिए ये हो गए अंतःप्रद्रव जलिका। अब हम लोग आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्गी काया में हमने पढ़ा था कि ये जो है लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम आखिर होता क्या है। देखिए लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, याद रखना है लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की है। और इसमें जो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या करते हैं? लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है पाचन क्रिया में मुख्यतः मतलब कि सेल के अंदर जो भी खराबी होता है, जो भी कोशिकाएं मृत हो जाती है, जो भी मर जाती हैं, उसे जो ये भक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि ये लाइसोसोम जो है स्वतः फट जाता है। कोशिका के अंदर जो है, एक कोशिका के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने पढ़ा ये सब सारी चीज़ें होती है, उसी में एक लाइसोसोम भी होता है। लेकिन कभी कभी ये जो पूरी तरह फट जाता है। ठीक है, जब फट जाता है तो ये पूरी कोशिका एक मर जाती है ना। यहाँ पे मान लीजिए फट गया तो पूरी कोशिका यहाँ पे मर जाएगी और वो काला टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो वह जो स्वयं को जो है फट जाता है, इसीलिए हम लोग इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। उस खुद को जो है फट जाता है, खुद ही अपने को फाड़ लेता है, इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, है ना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है रफ वाले पार्ट में। इसी को हम लोगों को देखना है कि राइबोसोम देखिए क्या है। देखिए राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। ठीक है, और पेलाडे ने की थी। देखिए इन तीनों ने मिलकर इसी खोज की है। इसमें अंतर समझ लीजिए कि इसमें अंतर क्या है। रॉबिन्सन और ब्राउन ने जो इसे पादप कोशिकाओं में खोज किया था। कहाँ? पादप कोशिकाओं में इसकी खोज किया था। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में खोजा था, जबकि पेलाडे ने इसे जो है जीवित कोशिकाओं में मतलब कि जंतु कोशिकाओं में खोजा था। ठीक है, इसे पेलाडे ने कहाँ खोजा था? इसे जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी। और इसका नामकरण जो है रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया है। क्या इसने? इसका नामकरण जो है रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है राइबोसोम के बारे में कि पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसकी खोज की है, जबकि पेलाडे ने इसकी जो है जंतु कोशिकाओं में खोज की है, और रॉबर्ट ने इसका जो है नामकरण राइबोसोम किया है। ठीक है, और इसे जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने इसे पढ़ ही लिया। यहाँ से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी कारण इसे
प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे हम लोग को याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बहुत एग्जाम में आपके आता है, ठीक है, इसे हम लोगों को याद रखना है। चलिए ये बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक। हमने जो फिगर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि केंद्रक भी था। केंद्रक देखिए क्या होता है। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। याद रखना हम लोग कि केंद्रक का खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है। और ये जो है कोशिका का ब्रेन होता है। क्या, केंद्रक जो होता है कोशिका का ब्रेन होता है। अब कोशिका का ब्रेन का क्या कार्य होता है, जैसे हम लोग का ये ब्रेन है तो ये क्या काम करता है, ये जो है सारे हमारे शरीर को नियंत्रित करता है ना। हमारा हाथ कहाँ काम करेगा, हमारा पैर कहाँ काम करेगा, हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कहाँ कट रहा है उसका आभास होता है, सुनने का आभास होता है, तो सारा चीज़ हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। उसी प्रकार ये जो है केंद्रक ये कोशिका का जो है ब्रेन होता है। ये सारी कोशिका के अंतर्गत, सेल के अंतर्गत जितनी चीज़ें होती है, हमने पढ़ा कि है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये राइबोसोम जितने होते हैं, सारा को कंट्रोल करने का कार्य केंद्रक ही करता है। यही बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि तुम ऊर्जा बनाओ, राइबोसोम को बोलता है कि तुम प्रोटीन बनाओ, है ना। ये सारा काम जो है, राजधानी को बोलता है तुम जल का संग्रह करो। ये सारे कार्य जो नियंत्रित करता है ये केंद्रक ही करता है। सबको केंद्रक ही ऑर्डर देता है तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। इसीलिए इसे जो है ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और इसी में जो है क्रोमोजोम पाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में क्रोमोजोम पाया जाता है। इसी में जो है डीएनए और आरएनए होता है, इसे याद रखना। केंद्रक में ही क्रोमोजोम पाया जाता है, इसे में डीएनए और आरएनए होता है। और इसमें जो है 80% प्रोटीन होता है। कितना, 80% प्रोटीन होता है, जबकि 10% डीएनए होता है। क्या समझे कि इसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% ही डीएनए होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक। लोगों को देखना है लवक। इससे पहले हम जो है कोशिका के अंदर की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। इसमें ये अंतिम हम लोगों को पढ़ना है लवक। लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ना। मतलब कि हम लोगों में ये नहीं पाया जाता, केवल पेड़ पौधों में ये लवक पाया जाता है। लवक को हम लोग जो है 3 भाग में बांटते हैं। एक है हरित लवक, कौन है, एक है हरित लवक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है वर्णी लवक जिसे कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है अवर्णी लवक, जिसे कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम देगा तो ऑप्शन में जो कभी कभार हिंदी देता है उसके बाद साथ साथ इंग्लिश भी कभी कभार दे देता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं हरित लवक क्या होता है। देखिए हरित लवक नाम से ही पता चल रहा है कि इसका रंग जो होता है कैसा होता है, हरा होता है। कैसा रंग होता है, इसका रंग हरा होता है। और इसमें जो हरा रंग का कारण क्या होता है, पर्णहरित होता है। क्या होता है, इसके हरा रंग होने का कारण क्या होता है, पर्णहरित होता है, ठीक है। और इसमें देखिए जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में, इसी के कारण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे कारण वो अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी में होता है, इसका हरित लवक के कारण ही होता है प्रकाश संश्लेषण, इसी पर्णहरित के कारण ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण के स्वरूप होता क्या है, पौधों के लिए भोजन बनता है। इसीलिए इसे जो है पौधों का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। हम लोग का रसोई घर होता है, उसमें भी खाना बनता है, तो ये पौधों का रसोई घर कहलाता है। कौन, ये हरित लवक, ठीक है। ये बातें हो गई आपकी हरित लवक के बारे में। हरित लवक हरा रंग, नाम से ही पता चल रहा है ये हरा रंग होता है, ठीक है। दूसरा है वर्णी लवक। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है ना, तो इसमें रंग वाली बातें आएंगी। तो वर्णी लवक मतलब कि रंगीन होता है। ये कैसा होता है, रंगीन होता है, चमकदार होता है। इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, जैसे देखिए फल का रंग अलग अलग होता है, लाल पीला हरा। फूल का रंग अलग होता है, लाल पीला हरा गुलाबी। बीज का रंग भी अलग अलग होता है ना, काला उजला, बीज का रंग भी अलग होता है। तो ये सब जो रंग होते हैं, अलग अलग जो रंग पौधों में आते हैं, वो किसके कारण होता है, ये वर्णी लवक के कारण ही होता है ना। अलग अलग रंग जो होते हैं ये वर्णी लवक के कारण ही होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि फूल के रंग जो है किसके कारण होते हैं, और अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो वर्णी लवक उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे में आते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी मतलब कि जिसका रंग नहीं होता है, इस नाम से ही पता चल रहा है, तो ये है रंगहीन होता है। रंगहीन, पौधों का वह भाग जो रंगहीन होता है। तो पौधों का कौन सा भाग रंगहीन होता है, जो कि मिट्टी के अंदर दबा रहता है ना, जैसे कि जड़ होता है ना, जड़ होता है। कुछ भूमिगत तना होते हैं, जैसे आलू प्याज भूमिगत तना के उदाहरण है। जब हम लोग तना पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे, उस समय अच्छे समझेंगे। तो ये सब जो होते हैं अंदर होते हैं, तो इसके रंग का जो निर्धारण करता है ये अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही होता है ना। तो भूमि के अंदर जो रहता है, भूमि के ऊपर जितने रंग होते हैं इसके कारण होते हैं, इन दोनों के कारण। और अंदर जो होता है ये अवर्णी लवक के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लवक के तीनों
भाग को अच्छे से पढ़ लिया है। अब कुछ रंग का यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है, तो इसका आंसर होगा लाइकोपेन के कारण। टमाटर का रंग किसके कारण होता है लाल? लाइकोपेन के कारण। गाजर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कैरेट कहते हैं, तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फिर चुकंदर को हम लोग बीट भी बोलते हैं ना, चुकंदर को हम लोग बीट भी बोलते हैं, तो चुकंदर का रंग जो होता है वो बीटानीन के कारण होता है। किसके कारण? बीटानीन के कारण। इसे एक बार फिर से देख लीजिए, टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण और चुकंदर का कारण रंग बीटानीन के कारण होता है। ठीक है, तो आपका सेल जो है यहाँ पे पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूरा सेल हम लोगों ने उसके एक अच्छे से चित्र के माध्यम से समझा, फिर उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग हम लोगों ने देखा, उसके कार्य को देखा। ठीक है, तो आपका जो है सेल जो है, कोशिका जो आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो इसे जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा अगर कुछ इसमें और आपको ऐड करना हो तो बताइएगा, और मैंने कैसा पढ़ा है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।